नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे नए चैनल में। ये जो चैनल है ये बेसिकली लीगल चैनल है, जिसमें कि मैं जो दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, लॉयर बबली काला, आप सबको कुछ हमारे जो नॉर्मल रूटीन में लॉ यूज़ होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दूँगी। आप लोगों को कभी भी कुछ क्वेरीज होंगी तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आज जो फर्स्ट टॉपिक मैं अपने चैनल का शुरू करने जा रही हूँ वो कर रही हूँ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट मैंने टॉपिक इसलिए यूज़ किया, इससे अपने चैनल की शुरुआत करना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार ये देखा है कि लोग क्या करते हैं कि उनको पता नहीं होता कि वो लोग म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू अपना डिवोर्स ले सकते हैं, तो जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट करते हैं नॉर्मल एक डिवोर्स केस फाइल करके। उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी डिस्प्यूट्स चलते हैं, वो एक कंटेस्टिंग हो जाता है जिसमें पति पत्नी दोनों का ही टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो आजकल ये इतना कॉमन हो चुका है डिवोर्स, जिसकी वजह से मैं नहीं चाहती कि किसी की भी लाइफ इतनी ख़राब हो कि अगर उन्होंने ये डिसाइड कर चुके हैं कि उनको साथ में नहीं रहना है, चाहे वो कोई भी वजह क्यों ना हो, और उस वजह से इन केस अगर उनका आपसी सेटलमेंट हो चुका है तो वो लोग डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका ना तो टाइम वेस्ट होगा, दोनों ही अपनी ज़िंदगी को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रेशियस है। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक सबसे पहले चुना है। मैं एक मैट्रिमोनियल लॉयर भी हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स करती हूँ। तो बहुत टाइम के बाद जाकर ये चीज़ें आती हैं कि वो लोग जाके म्यूचुअल कंसेंट के लिए अग्री करते हैं, बट अगर उनको पहले से नॉलेज हो तो वो पहले भी उसको म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स को कर सकते हैं। तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। 1976 में जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, जो कि 1955 का एक्ट है, उसमें एक अमेंडमेंट की गई थी 1976 में, जिसमें कि डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट को ऐड किया गया। और वो बेसिकली इसी के लिए किया गया ताकि इन केस अगर मैरिज जो है वो इस तरह से टूट चुकी है कि उसके कोई चांसेस ही नहीं हैं कि दोबारा से इनके कोई साथ में रहने के चांसेस हों, तो उसमें ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करके और आप म्यूचुअली डिवोर्स ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या प्रोसीजर होता है और उसमें आप कैसे जल्दी से जल्दी अपना डिवोर्स ले सकते हैं। पहली कंडीशन इसकी ये होती है कि दोनों पार्टीज़ जो होती हैं उनको, मतलब ये एक मैंडेटरी कंडीशन है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं मिनिमम 1 ईयर से वो सेपरेट रहनी चाहिए, दोनों अलग अलग एड्रेस पे होनी चाहिए। लड़की अगर शादी के बाद उनकी नहीं बन रही है तो वो अपने घर पे जाके रह सकती है, और अगर वो घर पे रहते हुए उसको मोर देन 1 ईयर हो चुका है तो दे बोथ कैन म्यूचुअली फाइल दिस केस। सेकेंड थिंग जो इसमें बहुत मैंडेटरी है वो है कि अगर दोनों पति पत्नी कोई भी नॉर्मल सेटलमेंट करते हैं कि जैसे उन्होंने सेटलमेंट कर लिया है, जैसे उनकी अगर शादी के टाइम पे अगर कुछ लड़कियों ने जो अपनी ज्वेलरी देती हैं या लड़के वाले उसको कुछ भी देते हैं, और जो शादी के खर्चे वगैरह हैं, तो अगर वो लड़की वर्किंग नहीं है, वो सारी चीज़ें अलग एक टॉपिक में आएंगी। बट अगर ये जो चीज़ें हैं जिसमें कि सेटलमेंट के लिए कौन कौन सी टर्म्स सेटल होती हैं, तो बेसिकली उनको अपना मॉनेटरी, और सेकंड है चाइल्ड, और अगर उनका कोई भी जो सामान है, तो वो 3 चीज़ें मेनली उनको देखनी होती हैं जो कि उनको अपने सेटलमेंट में चाहिए होती हैं। या अगर उनको कोई अकोमोडेशन है, तो कोई भी चीज़ें जो लड़की को चाहिए होती हैं, या इन केस अगर लड़की वर्किंग है तो बहुत सारी चीज़ें उनकी वो हो जाती हैं। जैसे अगर लड़का भी वर्किंग है, लड़की भी वर्किंग है, तो वहाँ पे फाइनेंशियल मैटर्स को अलग तरीके से डील किया जाता है। बट बेसिकली जो अभी इस वाले में आप वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊँगी कि जो मेनली कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द एमओयू जिसको बोला जाता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि दोनों पार्टीज़ के बीच में टर्म सेटल हो जाती हैं रिगार्डिंग इफ़ दे हैव चाइल्ड, तो चाइल्ड के जो हैं चाइल्ड किसकी कस्टडी में रहेगा, उनकी मेंटेनेंस, वाइफ की मेंटेनेंस, सामान
जो भी उन्होंने शादी के टाइम पे दिया है और कैसे वो वापस किया जाएगा, और अगर बच्चा है तो उसके विजिटेशन राइट्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम उसी में सेटल करते हैं। जब एक बार वो सेटल हो जाती हैं, तो एक जब MOU सेटल हो जाता है दोनों पार्टीज़ के बीच में, दोनों पार्टी साइन कर लेती हैं, देन उसके बाद दे कैन फाइल डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट अलॉन्ग विद दैट MOU, जिसमें कि आपको उसके साथ और डॉक्यूमेंट्स जो लगाने होते हैं वो आपका रेजिडेंशियल प्रूफ लगाना होता है, आपका ये ID प्रूफ्स लगाने होते हैं, मैरिज प्रूफ लगाना होता है। मैरिज में के प्रूफ में आपका मैरिज सर्टिफिकेट या फिर मैरिज का कार्ड आपका यूज़ होता है, या फिर आप और अलॉन्ग विद द MOU जिस पे सेटलमेंट हुआ होता है। आपका लॉयर आपकी पिटीशन ड्राफ्ट करेगा, और ये म्यूचुअल कंसेंट से होता है, इसलिए दोनों ही की तरफ से ही जाती है पिटीशन। तो एक पिटीशन नंबर 1 बनता है, एक पिटीशन नंबर 2 बनता है। जॉइंटली एक पिटीशन मूव की जाती है जिसको बोलते हैं फर्स्ट मोशन, क्योंकि इस वाले केस में 2 मोशंस होते हैं, एक फर्स्ट मोशन, एक सेकेंड मोशन। फर्स्ट मोशन जो होता है उसमें पहले जो आपकी सेटलमेंट के लिए सेटलमेंट के बाद जो पहली आपका डिवोर्स पिटीशन जाता है उसको बोला जाता है कि फर्स्ट मोशन। फर्स्ट मोशन के बाद आप जब फाइल होता है उसके बाद आपको कोर्ट में जाना होता है। जब आपकी डेट फिक्स होती है, डेट उसमें जज जो होते हैं वो उनके सामने आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, जिसमें जजेस ये पूछते हैं कि जनरली कि आपका ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, या आपने जो साइन किया है ये किसी उसमें तो नहीं किया है, फोर्सिबली तो नहीं किया है, या आपका प्रॉपर कंसेंट है या नहीं है, और वो आपका हो जाता है। उसके बाद आपके जब आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, जज को जब सेटिस्फाई हो जाते हैं कि देयर इज़ नो चांसेस ऑफ सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज़, तो वो फर्स्ट मोशन डिक्री पास कर देते हैं। उसके बाद पहले जनरली हमारे इसमें ये होता था कि जो कोर्ट थी पहले 6 मंथ्स का टाइम मैंडेटरी था फर्स्ट मोशन और सेकेंड मोशन के बीच में, सो दैट कि कोई चांसेस अगर है, पॉसिबिलिटी है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो फिर से एक साथ रह सकती हैं, तो जनरली उनको दोबारा से मौका दिया जाता था। तो सेकेंड मोशन जो था वो आप सेकेंड मोशन आफ्टर 6 मंथ्स ही फाइल कर पाते थे। बट अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने पहले सिर्फ पावर जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही थी, कि सुप्रीम कोर्ट में ही वो होता था कि अगर आपको वेव ऑफ करवाना था अपना कूलिंग पीरियड, इसको 6 मंथ्स को कूलिंग पीरियड कहा जाता है, तो कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ करवाने के लिए जनरली टाइम दिया जाता था। तो उसके बाद अभी एक जजमेंट के अकॉर्डिंगली उस कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो नाउ यू कैन फाइल सेकेंड मोशन before 6 months also, immediately after 10 days or a week time after first motion decree आप सेकेंड मोशन फाइल कर सकते हो। बट उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे अगर शादी के बाद दोनों पार्टीज़ जो हैं वो 18 महीने के तक अलग रह रही हैं, मतलब उनका जो टाइम पीरियड है जो वो 18 मंथ्स होना चाहिए, मतलब तकरीबन 1.5 साल। तो 1.5 साल उनका अगर वो अलग रह रही हैं 1.5 साल से, तो दे कैन मूव एन एप्लीकेशन फॉर वेवर ऑफ कूलिंग पीरियड अलॉन्ग विद देयर सेकेंड मोशन पिटीशन। तो अगर कोर्ट को सेटिस्फाई होती है तो वो उस पीरियड को वेव ऑफ कर देते हैं और सेकेंड मोशन पिटीशन को अलाउ कर देते हैं। और उसमें 2 और कंडीशंस हैं कि अगर आपको एजुकेशन के लिए बाहर जाना है या आपको फर्दर या दूसरी शादी करनी है, तो उस कंडीशंस में भी जो पीरियड जो है वो वेव ऑफ हो जाता है। अदरवाइज़ अगर 180 डेज़ हो ही गए हैं आपके, तो उसमें भी कोर्ट जो है वो टाइम पीरियड को वेव ऑफ कर देती है, 6 मंथ्स कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ कर देते हैं, और उसके बाद आपका सेकेंड मोशन कंप्लीट हो जाता है। एक कंडीशन जो इसमें बहुत ज़रूरी है, जो आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, अगर लड़की की साइड से अगर कोई वो है तो लड़की को हमेशा आपको ये देख लेना चाहिए कि जो भी कंडीशंस आपकी MOU में हैं वो सेकेंड मोशन फाइल होने से पहले
आपकी वो सब चीज़ें हो जानी चाहिए। और इन केस अगर जो क्वैशिंग पिटिशन, एक्चुअली क्या होता है कि लड़की कई बार कुछ केसेस फाइल कर देती है, जैसे एफआईआर रजिस्टर हो जाती है लड़कों के अगेंस्ट, तो उसमें कंडीशन रखी जाती हैं कि हम सेकंड मोशन फाइल करेंगे क्वैशिंग एफआईआर को क्वैश कराने के बाद। तो गर्ल्स जो हैं वो प्लीज़ आप ये चीज़ को वो कर लीजिए, ध्यान में रखा कीजिए कि जो क्वैशिंग करवाते हैं, एफआईआर जो ख़त्म करवाते हैं, उससे पहले वो आपको अगर जो भी पैसा है वो आपको रिटर्न हो जाना चाहिए, मतलब पैसा आपको पूरा वापस मिल जाना चाहिए आपका पैसा, या आपकी जो भी कंडीशंस हैं, आपके क्लोथ्स हैं, आपके ज्वेलरी है, आपका जो भी स्त्री धन की कैटेगरी में चीज़ें आती हैं वो आपको वापस मिल जानी चाहिए। और कई बार क्या होता है कि सेकेंड मोशन के बाद क्वैशिंग पिटीशन जाती है और कई बार उस टाइम पे भी पैसा दिया जाता है। वैसे तो जजेस जो हैं, हाई कोर्ट के जजेस जनरली, क्योंकि वो हाई कोर्ट में जाती है क्वैशिंग के लिए, उस टाइम पे वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि लड़की को उसकी सब सामान मिल जाए। और लेकिन ये लड़कियों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ के लिए। सेकेंड चीज़ जो लड़कों को ध्यान रखनी चाहिए इन देयर डिवोर्स पिटिशन, उसमें उनको ये होना चाहिए कि इन केस अगर उनके अगेंस्ट कोई भी एफआईआर हो रखी है तो उनको भी जनरली वो कंडीशंस जो होती हैं, जो उन्होंने पैसा देना है या उनका सामान रिटर्न करना है, या जो भी कंडीशंस है आप एमओयू में जो साइन करते हो, तो उससे पहले आप अपना क्वैशिंग करवा लीजिए। क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि दोनों ही कंडीशंस में ऐसा होता है। देखो, नॉर्मली चीज़ है कि इट इज़ नॉट अबाउट द गर्ल और बॉय बट इट्स अबाउट द नेचर। तो कई बार क्या होता है कि लड़कियां क्या करती हैं कि सेकंड मोशन में पैसा लेके और फिर क्वैशिंग में वो नहीं आती हैं, या फर्स्ट मोशन में पैसा लेके वो सेकंड मोशन के लिए नहीं आती हैं। और फिर कई बार क्या होता है कि जो लड़के होते हैं उनकी पिटीशन क्वैश भी नहीं होती है, और फिर वो बाद में वो घूमते रहते हैं, बार बार उनको कॉल करना पड़ता है। तो दोनों को ही पहले ये दोनों के लिए ही है कि लड़का हो या वेदर इट इज़ अ गर्ल और बॉय, बोथ हैव टू सेटिस्फाई देयर टर्म्स बिफोर